हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और उनका ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। मैं निशांत आप सभी का इस्तेमाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग गत वर्षों से बीपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं और पिछली दफा इतना बढ़िया परिणाम रहा करंट अफेयर को लेकर के, उसका आप सभी को प्यार स्नेह सम्मान आप दे रहे हैं। इस बार चूंकि हमने पिछला पेपर देखा, उससे पिछला पेपर बीपीएससी के प्रश्न हूबहू रिपीट हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना बीपीएससी के सारे प्रश्न पढ़ा दिए जाए और उसके बाद एनसीईआरटी के सारे प्रश्न पढ़ा दिए जाए, तो आपका एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी दोस्त। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं सेशन। आपसे एक मात्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी। और कब करिएगा? जब वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगेगी तब करिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पिछले सेशन में हमने 30 प्रश्न पढ़ा दिए थे, आज अगर 30 नंबर से पढ़ाएंगे दोस्त, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अपना प्यार स्नेह सम्मान भेजिएगा लाइक शेयर कमेंट करने के माध्यम से, ठीक है दोस्त। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। क्या सही नहीं है ये पूछा है? कौन सा कुछ हुआ था है सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। बीपीएससी 2011 का प्रश्न है दोस्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? आप सभी कमेंट कर दीजिए, बताइए। देखिए अगर हम बात करें इसकी ना दोस्त, भाई सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। बात बिल्कुल सही है। यहां पूछा क्या है? सही नहीं है। आपको यह ध्यान देना दोस्त, क्या सही नहीं है ये पूछा है, सही नहीं है, ठीक है। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में, बिल्कुल बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्च अदालत है जिसमें अपील की जाती है। जाहिर सी बात है अपेक्स कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये बात बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भैया ये बात गलत है। आपको याद होगा भाई सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007, याद है कि नहीं याद है? सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007, अधिनियम 2007। ये आप देखिए इसमें क्या लिखा है दोस्त? इसमें साफ साफ लिखा है कि कोर्ट मार्शल की अपील अगर अपेक्स कोर्ट को यह कहां की जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पे ये बात इसने बिल्कुल गलत कही है। कोर्ट मार्शल को छोड़कर नहीं, कोर्ट मार्शल की भी अपील कर सकती है। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इनमें से यही सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 32 नंबर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। बीपीएससी 2001, बीपीएससी प्री 2011 रिपीटेड प्रश्न। बताइए देखिए यहां से दो प्रश्न आते हैं दोस्त। यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं कि भाई राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। पूछा गया राज्य का अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है और वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो अगर आप पढ़ेंगे ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 को, क्या अनुच्छेद 154 को पढ़ेंगे ना दोस्त, तो अनुच्छेद 154 के पहले में ही लिखा है। क्या अनुच्छेद 154 के पहले में लिखा, क्या लिखा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी दोस्त? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें? राज्यपाल में निहित होगी। संवैधानिक अध्यक्ष पूछा आपसे, संवैधानिक प्रमुख। अगर ये पूछता वास्तविक, अब यही पर मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये तो इसका जवाब हो जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कब होता? मुख्यमंत्री तब होता जब ये पूछता कि राज्य सरकार का वास्तविक अध्यक्ष या वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री। वैसे तो आप देखेंगे संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख पूछेगा। जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो गुलाम वंश का संस्थापक और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं, है ना। तो आपको वहां पे थोड़ा सा ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको जवाब देने पड़ते हैं। बताइएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट आपकी उपस्थिति को बताएगा और ये बताएगा कि आप कितने सीरियस हो अपने बीपीएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
33 नंबर, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको करता है भैया? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को। बीपीएससी 2008 का क्या प्रश्न है बताइए दोस्त? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करता है? आपको पता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद, है ना, लगभग वो मैक्सिमम, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज वो 62 ईयर तक होते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं कितना? 65। यह तो आपको पता ही है। तो भाई अगर वो इससे पूर्व अगर वो त्यागपत्र देता है तो वो किसको संबोधित करेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर कभी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है या उच्चतम न्यायालय, तो हमेशा वो किसको करता है? राष्ट्रपति को। किसको करेगा? अगर त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र होगा ना दोस्त, त्याग पत्र अगर देगा तो किसको देगा? ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको? राष्ट्रपति को। होल एंड सोल कौन है? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत के संवैधानिक प्रमुख हमारा राष्ट्रपति तो होता है। वो अलग बात है कि अगर जैसे संसद नियम बना करके भाई जो है उस जो असमर्थता या कदाचार के आधार पर जो है वो अगर करे कि भाई इनके खिलाफ अवमानना है या इस टाइप का कुछ है, तो वो 2/3 बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा उसको पदमुक्त भी करवा सकती है संसद, है ना। ये कहां बताया गया? 271 में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं, अगर वो खुद स्वयं से त्याग पत्र देना चाहे, भैया हमको त्याग पत्र देना है, हमको साबित कदाचार नहीं करना है, हमने किया नहीं है कि भाई ऐसा कुछ है, तो वो आप दे सकता, किसको? राष्ट्रपति को दे सकता दोस्त। किसको? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 34 नंबर, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है कौन भैया? न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। लेखक न्यायमूर्ति भगवती किसके हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के क्या है? ये जनक माने जाते हैं। जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, क्या? जनहित याचिका जिसको बोला जाता है, जनहित याचिका। इसके जनक कौन भैया? इसके जनक आपके PM भगवती साहब को माना जाता है ना। हमसे क्या पूछा है? मोबाइल कोर्ट। आप बताएं, आपको मोबाइल कोर्ट जो है, ये पहली दफा जो मोबाइल कोर्ट है आपकी, मोबाइल कोर्ट, ठीक है, मोबाइल कोर्ट पहली दफा 2007 में ये शुरुआत हुई थी। कहां से? मेवात हरियाणा से। कहां से? मेवात हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्त, ठीक है, मेवात हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। मतलब पहला मोबाइल जो न्यायालय था वो यहीं से शुरू हुआ था। और इसका शुभारंभ करने वाले कौन थे? इसका शुभारंभ जो उस टाइम कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे थे वो थे बालकृष्णन, KG बालकृष्णन का आपने नाम सुना होगा। कौन? KG बालकृष्णन, KG बालकृष्णन थे, बालकृष्णन थे, KG बालकृष्णन थे दोस्त, है ना, KG बालकृष्णन थे। इन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। और ये किसका विचार था? तो ये विचार तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 35 नंबर, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395। भैया हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? 395। ये अलग से अधिकरण के बारे में बताता है। आपको पता है भाई, हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग जैसे हमारे यहाँ जो आपातकाल लगता है वो कुछ 3 प्रकार का है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन जो राज्य में सिस्टम फेल हो जाता है, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो तीनों को एग्जांपल लेते हैं दोस्त। क्या है भाई? आपको एक तो मिलता है, एक मिलता है आपको 352 में। यहां पे किसकी बात हुई है? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। 352, दूसरा होता है 356 और तीसरा होता है 360, ठीक है। अब यहां पे होता है राष्ट्रीय आपात, क्या? राष्ट्रीय आपात। यहां पे होता है राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और यहां होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात होता है दोस्त, ठीक है। अब समझिएगा भाई, राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है मेरे भाई? यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति राज्य में विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है,
तो वह इस अनुच्छेद का प्रयोग कर सकता है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान में जैसे ही 352 में जो आंतरिक अशांति के स्थान पर जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, इसमें इसके लिए सशस्त्र विद्रोह एक लिख दिया गया था। क्या? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, इसकी बात कही गई थी दोस्त। किसकी? आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसकी बात करी गई थी, है ना। अब इसमें आपका अनुच्छेद 355 क्या कहता है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की क्या करे? रक्षा करे दोस्त। क्या करे? रक्षा करे, है ना। 356 क्या कहता है? 352 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिले या उसको यह समाधान हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राज्य में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब बात कर लेते हैं 360 की। तो 360 में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यह ज्ञात हो जाए या उसको ऐसी आशंका हो कि ऐसी स्थिति देश में पैदा हो गई है, देश में या देश के किसी भाग में, जहां पर वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वह क्या कर सकता है? वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और अभी तक हमारा इतिहास, स्वर्णिम जो इतिहास रहा है, वित्तीय आपात जो है वो आज तक नहीं लगा है देश में। भाई राष्ट्रीय आपात भी लग चुका है और राष्ट्रपति शासन तो लगते रहते हैं राज्य में, लेकिन कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब दीजिए कि भाई राष्ट्रीय आपात घोषणा 352। बात समझ में आ गई ना? अगर आगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि साहब आप ठीक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब की गई? 57वां संविधान संशोधन 1987, 60वां संविधान संशोधन 1988, 61वां संविधान संशोधन 1989 और 65वां संविधान संशोधन 1990। 2008 का प्रश्न है भैया, सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, 48 से 52 वाले में आया हुआ है। ठीक है, बताइए। एक संविधान संशोधन आपको पता है कि भाई 1988 में हुआ था। कौन सा? 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 1988 में हुआ था, 89 में उसका वो आया था, प्रभाव आया था। तो भाई 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 88 में। तो भैया इसमें 61वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही बात हो जाएगी। 61वां संविधान संशोधन 1988 में मतलब वो पारित हुआ था, 89 में आया था, है ना। तो इसमें 89 लिख रखा है। 1989 में जब आया तो मतदान की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 61वां संविधान संशोधन 1989 21 से घटा करके कितनी? 18 वर्ष कर दी गई। किसकी? मतदान की उम्र। किसकी उम्र? मतदान की उम्र। और जैसे नहीं होता, इसे ये प्रश्न आ चुका है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था और प्रभावी कब हुआ था, ये प्रश्न भी आ चुका है। तो भैया ये बना 1988 में और लागू हुआ था मार्च 1989 में। मार्च 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, मार्च 1989। ये भी प्रश्न यूपीएसआई और बिहार एसआई पूछ चुका है कि भैया 61वां संविधान संशोधन जिसमें 21 से घटा करके उम्र 18 वर्ष की गई थी मतदान की, उसमें ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था मार्च 1989 में। एग्जैक्ट डेट 25-26 के आसपास है। ठीक है, तो इसमें और इसके द्वारा ही जो आपकी 9वीं लोकसभा का चुनाव था ना दोस्त, उसको संपन्न कराया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अब ये प्रश्न आपके समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? आम चुनाव में मतदान किया 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की किसमें? तो बिना सोचे समझे क्या बताना दोस्त, 1996 का ही प्रश्न है और वही 2008 में पूछा गया था। लैंग्वेज केवल चेंज थी। 61वां संविधान संशोधन कब? 1989। ठीक है, 1989 21 से घटा करके 18 कर दिया गया दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 38 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16 है, 17 है, 18 है, 20 है। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न। बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी मान्य भाषाएं हैं? तो भाई भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर बात करें ना दोस्त, तो भैया अगर इस ऐसे बात करेंगे कि भाई कितनी भाषाएं अभी है,
तो अभी तो वैसे देखा जाए तो 22 भाषाएं हो गई हैं, लेकिन चूंकि जब जैसे ये 2008 का प्रश्न, इसमें प्रश्न को वैसे तो गलत कर देना चाहिए था। ठीक है, 92वां संविधान जो हुआ था उसमें पहले 18 भाषाएं थी। 92वें संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया तो वो हो गई थी 22 भाषा। ठीक है, तो अब जो है इसको आप क्वेश्चन को गलत ना करते बल्कि हम इसका जवाब क्या होगा, 22 हो जाएगा। क्या क्या हुआ था भाई, पहले कितनी थी, 14 थी, 14 थी, उसके बाद 15 हुई, 15 के बाद 3 और जुड़ी, तो इसमें देखिए हुआ ये, पहले 14 भाषाएं थी, 14 भाषा, फिर हुआ 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ और एक भाषा सिंधी जोड़ दी गई। ठीक है, तो कितने के 15। उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन। क्या 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ दी गई थी, तो कितनी होगी, 14, 15, 3, 18। और उसके बाद हुआ कौन, 92वां संविधान 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 4 भाषाएं, कौन कौन सी, बी, डी, एम, एस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ दी गई थी। तो भैया ये जवाब गलत जवाब है, आपका 22 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की 3 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ग्राम नगर संबंधित समिति। 2011 प्री का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाता रहा है। ठीक है, आपको पता है कि वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और वर्ष 1953 में के प्रारंभ में ही राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी, तो ये समिति गठित की गई थी बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति ने सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। और अगर बात करें अशोक मेहता की तो ये किसके लिए थे, ये द्विस्तरीय प्रणाली की बात कर रहे थे। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्री 2019 का प्रश्न बताइए, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया दोस्त। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई त्वरित निर्णय होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, कानून की एकरूपता, पता लगा हमारे लिए दूसरा नियम, बगल वाले के लिए दूसरा नियम और उसके जो थोड़ा बड़ा उसके लिए दूसरा नियम, तो ये तो गलत बात है ना दोस्त। तो इसमें कानून की एकरूपता होनी चाहिए, तो ये तो बात सही। बड़े देशों के लिए आदर्श, भाई बड़े देश क्या होता है, हमारे लिए अलग अलग आदर्श होंगे क्या, नहीं होंगे। तो आप जो है एक बात समझिए कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो केंद्रीय प्राधिकार और उससे जो उसके विभिन्न अनुयायी या उसके आनुषंगिक संगठन जो होते हैं, आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बेसिकली बटे होते हैं। तो आमतौर पर संघीय व्यवस्था जो है वो 2 स्तर पर काम करती है, एक तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य में जो अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं वो होती हैं। तो इसमें भाई हम अगर ये कहें कि साहब इसमें अलग अलग निर्णय होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। तो भैया आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है एकरूपता का परिचय भी रहता है और ये अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें सही जवाब हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, चलिए छोटे देशों के लिए होना चाहिए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, बहुत अच्छा प्रश्न। श्री राजगोपालचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। 2015 का प्रश्न है, बताइए भैया किसने विकेंद्री जो प्रणाली है इसकी सिफारिश करी थी। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना कि भाई बलवंत राय मेहता समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती स्तर पर सिफारिश प्रस्तुत की थी और जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करी थी। किसकी, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। पूछा क्या गया है, विकेंद्रीकरण। अगर आपसे यही पूछता प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण सिफारिश हुई 1957 में। किसने की, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसने क्या कहा था, त्रिस्तरीय पंचायती आरक्षण। ठीक है, त्रिस्तरीय
त्रिस्तरीय पंचायती राज, आप इसको भी समझ लीजिए, पंचायती राज। और यहाँ पे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक मेहता हमेशा दूसरे नंबर पर रहेंगे, द्विस्तरीय प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एक स्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न, बताओ भैया इसमें कौन सा सही जवाब आप देंगे? हम लोग बार बार यही नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई 1957 में जो है, भाई 1957 में आए बलवंत राय मेहता, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, और इसने क्या कहा? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय की बात करी, वही प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात। उसके बाद क्या हुआ? 1977 में इसने रिपोर्ट सौंपी, किसने? अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था दोस्त? द्विस्तरीय आरक्षण, क्या? द्विस्तरीय आरक्षण की बात करी थी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति, पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। बीपीएससी 2008 का प्रश्न, बताओ ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई दफा पूछा गया है ये। भाई ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है। क्या है दोस्त? प्रशासनिक प्राधिकरण। आप देखते होंगे ना ब्लॉक वाले, है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है और क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाते हैं, जो क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इसके लिए निम्न समितियां गठित की, जैसे कि शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। तो ये इसका काम होता है जो ब्लॉक स्तर, मतलब ऐसे समझिए कि जैसे पुरुष और भगवान होते हैं ना भाई, सॉरी माफ करिएगा, मानव और भगवान, तो मानव भगवान के बीच के जो कड़ी कौन है? अग्नि है। तो वही उसी काम कौन करता है? प्रशासनिक काम आपकी ब्लॉक स्तर पंचायत समिति करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, भारत में ब्लॉक स्तर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षणीय अधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए 2016 का प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वो क्या है? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई, अभी तो डिस्कस किए हैं कि भाई प्रशासनिक प्राधिकारी भी होता है और समन्वय पर्यवेक्षक अधिकारी भी होता है, सलाहकार समिति भी होता है। तो भैया इसमें आप देखेंगे ना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्त। कौन सा? ई सही हो सॉरी माफ करिएगा, समन्वय पर्यवेक्षण अधिकारी, माफ करिएगा दोस्त, हमने इसमें कहा था पर्यवेक्षी प्राधिकारी नहीं होता है, संस्था होती है। माफ करिएगा मेरे भाई, माफ करिएगा, ये गलत जवाब है। इसमें प्रशासनिक प्राधिकारी होता है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पे जो दूसरा पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 2008 का प्रश्न दोस्त, ये बदलता रहता है। ऑप्शन ए 607, ऑप्शन बी 1206, ऑप्शन सी 1410, ऑप्शन डी 1500। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? प्रश्न तो अच्छे हैं ना, सारे के सारे बीपीएससी वाले हैं। पिछली बार बीपीएससी के प्रश्न रिपीट हुए थे, इस बार हमने सोचा कि बीपीएससी के सारे प्रश्नों का स्वाहा कर देते हैं, पूछेगा कहां से। तो देखिए 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था, उसमें करीब 1206 जातियां थी। कितने? 1206 दिख रहा क्या कहीं पे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, क्या दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? क्या अस्थायी सदस्य नहीं पूछा है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। बीपीएससी 2008 का प्रश्न, बताओ भैया, आपको ये तो रटा रटा होगा, ये तो भाई हालांकि इसकी हम क्लास लेने वाले हैं। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो हर 2 वर्ष में उनका वो होता रहता है। मतलब 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो इसमें एक नंबर पे, पहले नंबर पे तो आप याद कर लीजिए किसको? यूएसए को। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका ब्रिटेन या यूके,
ब्रिटेन यहाँ पे याद कर लीजिए, क्या ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे आपका आता है फ्रांस, और एक जो गद्दार देश कौन, चाइना, ये 5वें नंबर पे आता है, क्या ये 5वें नंबर पे आता है। भाई चीन का पहले भारत के पास आया था, लेकिन भारत ने कहा ठीक है हम हिंदी चीनी भाई भाई, चाहे चीन रहे चाहे हम रहे, बतिया तो एक है लेकिन बतिया एक नहीं थी, ठीक है। तो ये 5 क्या है, यही 5 क्या है, अस्थाई है। बाकी जो 10 है ना दोस्त, जो बचे हुए 10 हैं उनका प्रत्येक वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं है, तो जाहिर सी बात है फ्रांस तो है ही है, चीन है ही है, ग्रेट ब्रिटेन है ही है, जर्मनी नहीं है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे, महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी 2015 का प्रश्न है, बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल के विषय में आपने सुना तो होगा ना भाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है, ठीक है। इसकी स्थापना कभी दोस्त, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कहां पे, 1961 में हुई थी दोस्त, ठीक है, 1961 में। और हुई कहां पे थी, तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल हुई थी लंदन में दोस्त, कहां पे, लंदन में, ठीक है। अब समझिएगा लंदन में हुई थी। लंदन के एक बैरिस्टर थे पीटर बेनेंसन, पीटर बेनेंसन ने इसकी स्थापना करी थी। दरअसल 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक जो गिरफ्तारी थी उसके विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उन्हीं के विचार का एक मूर्त रूप है। मामला क्लियर है। तो भैया एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानव अधिकारों के संरक्षण संबंधित क्या है, एक आंदोलन है, एक संगठन है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और मुख्यालय कहां है, लंदन में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, ऑप्शन ए चाइना न्यूज, ऑप्शन बी चाइना टाइम्स, ऑप्शन सी न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ऑप्शन डी न्यू चाइना रिपोर्ट, और बीपीएससी 2008 का प्रश्न है। बताइए दोस्त इसका क्या नाम है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है दोस्त। अब सोचिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए बीपीएससी के द्वारा, तो भाई न्यू चाइना जो, माफ करिए, चाइना की जो न्यूज एजेंसी है, न्यू चाइना एजेंसी जो है, ये जिसे सिन्हुआ हम लोग पढ़ते हैं, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी कहते हैं, तो वो समाचार एजेंसी वही है, कौन सी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 49 नंबर, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। बीपीएससी 2008 का प्रश्न है। आप क्या सोच रहे हैं, हम जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम ऐसे कर देंगे तो हो सकता है तो आप सोचेंगे अरे नहीं तो बीपीएससी का ही नहीं, झूठ बोल रहा है। यहाँ सारे अब जो हमने लिख दिया ना 2008, आप जाके चेक करिए 2008 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो भैया येलो बुक जो है ये किसकी है, ये आपके फ्रांस की है दोस्त, किसकी है, फ्रांस की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहां हुई थी, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। बीपीएससी प्री 2008 का ये प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, 50 नंबर, इसका सही जवाब क्या होगा, भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया था, NL, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल कब हुई थी स्थापना दोस्त, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई हुई कहां पे थी, बड़ा फेमस प्रश्न जैसे नहीं होता, लोग कहते हैं कि साहब हमको जो है LLB करनी है तो कहां से करें, तो जो अच्छे उस टाइप के होते हैं कहते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कर लो, ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया कर लो। तो ये कहां इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु में। कहां पे, बेंगलुरु में। तो इसमें ऑप्शन कहां दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या नंबर, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, 1965 में, 1970 में, 1910 में, 1950 में। 2008 का प्रश्न है। आप सोच रहे हैं, देखिए जितने प्रश्न हैं सब रिपीट होते हैं, और इसका हम आपको विविध का जो एक पार्ट लेकर के आएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा एग्जाम और आने दीजिए, सारे एक एक चीज पढ़ा देंगे आपको दोस्त। आप क्या समझ रहे हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो सीमा सुरक्षा बल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन कब हुआ था दोस्त, इसका
गठन हुआ था दिसंबर 1965 में। कब? दिसंबर 1965 में, दिसंबर 1965 में दोस्त इसका गठन हुआ था। ठीक है, और यह भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किया जाता है। इसका मुख्यालय कहां दोस्त? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। आप सोच रहे ऐसा नहीं, अगर ऐसा ही आएगा। ठीक है, 52 नंबर। थोड़ा सरला क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। ये तो कुछ सोचा नहीं है। वे प्रस्तावना पढ़ते हैं जब, तो प्रस्तावना में यही ना लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की उन सब में मतलब जो भी भ्रातृत्व की भावना, सारी चीजें आपको करके लास्ट में कहता है हम इसको 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। कहता कि नहीं कहता है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए इसमें बहुत सोचना नहीं है। क्या दोस्त? 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान, अगर यही आपसे ये पूछ ले कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, बताइएगा कमेंट करके बताइए। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? कब लागू हुआ भाई? पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 1950। ठीक, सारे संविधान से लागू हो गए और इसी दिन क्या भारत गणतंत्र के रूप में हो गया और गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए बताइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2016 का प्रश्न बताइए, संविधान दिवस कब मनाते हैं आप? तो भाई संविधान दिवस जो है उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन संविधान को क्या करेंगे? आत्मर्पित करेंगे, अधिनियमित करेंगे, है ना भैया। आपका जन्म दिवस कब मनता है? जब जिस दिन आप पैदा होते हैं ना। ऐसे अब इस टाइम चल रहा है ट्रेंड मैरिज एनिवर्सरी वाला, तो जिस दिन शादी होता है उसी दिन मैरिज एनिवर्सरी मनाया जाता है। ऐसा ही ये भी है कि भैया संविधान दिवस की बात आएगी तो 26 नवंबर आपको भूलना नहीं। 26 नवंबर क्या? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे आत्मर्पित अधिनियमित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। बीपीएससी 1994 का प्रश्न है। अब ये बताइए आप किसके द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को? हमारे यहाँ भारतीय संविधान को अपनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी थी? तो भैया एक ही संस्था थी, कौन थी? संविधान सभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, पूछा है। ठीक है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। बीपीएससी प्री 1995 और हु बहु सेम टू सेम प्रश्न आपका भी आरओ पेपर हुआ है। अभी आरओ पेपर हुआ है ना, अब इसमें देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न में जो दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, है ना। इन्हें क्या हुआ? इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो जोड़े जाने के पश्चात क्या हुआ दोस्त? इन शब्दों का जो निर्धारित क्रम है, जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष अब हो गया है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष अब हो गया है। जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण भूत संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो वही लोकतंत्रात्मक को जनवादी यहां कह दिया गया। ठीक है, तो भैया इसमें ऑप्शन नंबर सार्वभौम संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, भाई पंथ निरपेक्ष तो कहीं है नहीं, है ना। तो जनवादी, गणतंत्र, तो वही कौन सा गणतंत्र की बात करें? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य या लोकतंत्र, जनवादी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 56 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इनमें से कोई नहीं। बीपीएस 97-98 पर प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? भाई जो हमारा संविधान उसमें कैसा? तो आपको पता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक
लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कर रहे थे ना भाई, लोकतंत्र प्रजातांत्रिक गणतंत्र की बात हो रही थी। तो आपको ये भी याद रखना, तो भाई इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, भारत शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। 94 का प्रश्न है, बताइए भाई लौकिक सार्वभौमिकता भारत संविधान की प्रस्तावना कहां से आरंभ होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम भाई भारत का संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू एस्टिट्यूशन, समझ रहे हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होता है और यह भारत में लौकिक सार्वभौमिकता को दर्शाता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो बताइए हम भारत के लोग मजबूत है कि नहीं है दोस्त, ऑप्शन डी सही है। चलिए 58 नंबर, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति नेतृत्व में बीपीएससी 1994 क्या पूछा है, भारत में प्रजातंत्र है, इस यह तत्व जो आधारित है किस पर है, 58 नंबर जवाब दीजिए भैया। संविधान लिखित है, इसका कोई संबंध है क्या संविधान लिखित का? भाई अगर यहाँ प्रजातंत्र मतलब जनता होल एंड सोल है, जनता ही सर्वे सर्वा है, अगर जनता सर्वे सर्वा है तो भाई मौलिक अधिकार सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर कुछ रहेगा, जैसे मान ली सरकार है, सरकार को हम चुन नहीं सकते हैं, सरकार अपने मन से चाहे जो करे, ऐसा संभव क्या? नहीं संभव मेरे दोस्त। तो इसमें सरकार जो जनता है वो होल एंड सोल है, वही सर्वे सर्वा है, और सरकार चुनने था बदलने का अधिकार भी उसके पास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 59 नंबर, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भाई भारतीय संविधान की प्रकृति की अगर बात करें दोस्त, तो प्रकृति तो संघीय है किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है। संविधान नेताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया था, एक तो संघात्मक, एक एकात्मक संविधान। ठीक है, यह मतलब ऐसा जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां जो है एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है, और इसमें ये कह सकते हैं कि प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान, जैसे एकात्मक में तो ये होगा कि भाई एक सरकार उसी के अधीन सबको रहना है, जबकि संघात्मक जो होती है, संघात्मक में क्या होता है, इसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होता है भाई, विभाजन हो जाता है। तो यह आपकी सीमा, यह आपकी सीमा है, इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ सूची बनाई गई है भाई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बताया गया कि भैया आप कहां तक रहेंगे, आप कहां तक रहेंगे, और कब दोनों का क्लैश होगा तो किसको कितना माना जाएगा। ठीक है, तो भाई उसकी प्रकृति के बारे में बताया गया है का मतभेद ना हो। तो भारतीय संविधान जो है अगर इसकी प्रकृति देखेंगे तो संघात्मक है, किंतु जेनिंग्स ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में मुझे आपत्ति है। क्या उसकी आपत्ति स्वीकार करनी चाहिए? नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये जैसे जिनका टीजीटी पीजीटी होगा उनसे पूछा सकता है कि भाई जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को क्या कहा था, उसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में मुझे आपत्ति है। तो आपत्ति रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो आजाद हो गए ना। तो बताओ भैया इसमें क्या ऑप्शन होगा? भाई प्रकृति में तो संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। चलिए 60 नंबर अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। 1996 का प्रश्न है, दूसरी तीसरी बार आया, हम फिर आपको याद करा देना। क्या? रावेश, रा वे राजा जन सभा, जन सभा भूदपन। ठीक है भैया, ये क्या है? 12, ये 11, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5। ठीक है, 6 के बाद 5, ये माफ करिएगा, जात इसे यहाँ पे है जा, यहाँ पे 4, और ये हो गया 3, ये हो गया 2, और एक हो गया 1। यहाँ पे राज्य के बारे में, वेतन के बारे में, शपथ, यहाँ पे राज्यसभा, माफ करिए, ये 4 है और ये 5 है। जाति जो जातियां हैं वहां पे अमेय मित्री वाले में,
फिर वहां की जनजाति, यहाँ पे सूची, क्या यहाँ पे सूची, यहाँ पे भाषा, ठीक है, यहाँ पे भूमि सुधार जो हुआ था, यहाँ पे दल बदल, और यहाँ पे पंचायती राज, पंचायत के विषय में, यहाँ पे नगर पालिका के विषय में, ठीक है। तो बताइए संविधान 10वीं अनुसूची कहां, 8वीं, 9वीं, 10वीं? 10वीं में क्या भैया, दल बदल 1985 में 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए क्या आपको? नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे दोस्त, मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही हो तो आप सारे वीडियोस देखिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है और कौन सी क्लास आपको और चाहिए जो आपके लिए जरूरी है और आपको बेहतर चाहिए, जैसे आपको सारी क्लासेस ऐसे मिल रही हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप कमेंट करके जरूर इसका जवाब देंगे। तो अब मैं आपसे यह चाहूंगा, नमस्कार, जय हिंद।